नमस्कार। आज तीज का त्यौहार है और पूर्वांचल में ये तीज महिलाओं के द्वारा बड़े पैमाने पे और बड़े शुद्धता के साथ, तपस्या के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। एक बड़ा रिचुअल है ये, हरियाली तीज के नाम से भी इसको जानते हैं। मैंने पूर्वांचल इसलिए कहा कि ये पंजाबी डोमिनेटिंग जो एरियाज़ हैं, ये जो जहाँ पे जैसे अभी मैं दिल्ली से आपसे बात कर रहा हूँ, दिल्ली में, पंजाब, हरियाणा में तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता है। यहाँ पे करवा चौथ, इसी तरह का त्यौहार करवा चौथ का है, जो करवा चौथ मनाया जाता है। लेकिन करवा चौथ की तुलना में जो ये बिहार का, पूर्वी उत्तर प्रदेश उधर का, पूर्वांचल का जो तीज है वो ज़्यादा कठोर है। और जो हमने देखा है, बचपन से देखा है और आज भी, ये निर्जला जो व्रत है, और जैसा कि मुझे तो नहीं पता है कि ऐसा क्यों परंपरा में है कि पत्नी के द्वारा पति के दीर्घायु होने के लिए, जैसा कि सुना है कि ये त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हमें तो लगता है कि उल्टा भी होना चाहिए, पति के द्वारा पत्नी के दीर्घायु होने के लिए भी इस तरह का त्यौहार होना चाहिए। और तीज के दिन जो महिलाएं जो अपने पति के लिए, जो शादीशुदा महिलाएं अपने पति के लिए जो त्यौहार करती हैं, शादीशुदा पतियों के द्वारा भी अपनी पत्नियों के लिए, अपनी पत्नी के लिए इस तरह का त्यौहार मनाया जाना चाहिए। लेकिन खैर, ये विषय अलग विषय है, अलग चर्चा का विषय है ये। अभी जाएं तो आज हमने जो क्लास शेड्यूल था शाम को 6 बजे, उसको हमने चेंज किया, क्योंकि बिहार में जो इंटरव्यू देने वाले भारी संख्या में अपने यहाँ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वो उसी टाइम पे पूजा का, और मेरे अपने घर में भी, मेरी भी, वैसे मैं तो काम को प्राथमिकता देता हूँ, बड़े रेयरली इस बार कोरोना के कारण मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं भी अपने घर पे रहूँगा अभी पूजा के समय में। लेकिन जनरली जैसे बिहार में लोग हैं, 6 बजे के आसपास ही पूजा होती हैं, और 6 बजे ही हमने क्लास शेड्यूल किया था, मुझे ध्यान नहीं था, तो इसलिए हमने आज का क्लास कैंसिल किया। और क्लास कैंसिल करके आज अभी यहाँ से जाके मैं पूजा में जाऊँगा। अभी 4 बज रहा है, 4:30 बज रहा है। 4:30 बजे मैंने ये क्लास आपका स्टार्ट किया है। मैंने सोचा कि इसका रिकॉर्डिंग कर देते हैं। और रिकॉर्डिंग जो आज के लिए वैसे शेड्यूल था कि भारत और राज्य स्तर पर, इंडिया लेवल पे और स्टेट लेवल पे बिहार में जो कृषि की क्या स्थिति है, व्हाट अबाउट न्यू रिफॉर्म्स डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आल्सो बाय स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा कृषि सुधार के लिए क्या क्या उपाय पिछले दिनों में किए गए हैं, उनकी चर्चा करूं। प्लस जो कुछ बेसिक्स ऑफ जो एग्रीकल्चर हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ टर्मोलॉजीज हैं, जो कि मॉक इंटरव्यू लेने के दौरान मैंने ये पाया कि इस टॉपिक से, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, 88% लोग गाँव में रहते हैं, करीब 80% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। तो वहाँ पे बिहार के समस्याएं, उन समस्याओं में कृषि के सुधार के लिए उपाय, और ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी है। उसके अलावा जाएंगे तो जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बड़े पैमाने पे काम किए जा रहे हैं, जो किसान रेल चलाई गई हैं महाराष्ट्र से दानापुर के बीच में, एक दूध की से रिलेटेड ट्रेन भी बिहार से चलाई गई है। तो इस तरीके से जाएंगे तो कई सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। तो हमने सोचा मॉक इंटरव्यू में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कई लोग टू द पॉइंट आंसर नहीं दे पाते हैं एग्रीकल्चर में। और तो इस एग्रीकल्चर वाले क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उससे एग्रीकल्चर जिनका ऑप्शनल है उनका भी हो जाएगा, जो ज्योग्राफी वाले लोग हैं उनका भी वो इंपॉर्टेंट एक कोर एरिया है, इकोनॉमी वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो जूलॉजी, जो बॉटनी वाले हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं से भी उनका ऑप्शनल है, या उन्होंने ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट रखा है तो उससे भी कोई क्वेश्चन अगर आता है तो एग्रीकल्चर का टॉपिक अगर हम लोग करते हैं तो उससे, प्लस एज एन इंजीनियर विथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, या तो उस तरह से इस नॉलेज का, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, ये नॉलेज का कैसे बिहार में यूज करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो एग्रीकल्चर का टॉपिक करेंगे। तो उसमें जो NMAET है, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके तहत 4 जो सब मिशंस हैं, SMAM, SMAE, SMPP और SMSP। तो उसमें जो SMAE है, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तो उस एक्सटेंशन में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तीनों जो पार्ट हैं उसका उपयोग है। तो ये टॉपिक हमने आज होल्ड कर लिया कि जब ऑनलाइन लाइव क्लास करेंगे तो उसमें इस टॉपिक को करेंगे। आज जो कल हमने क्लास किया था और आज यूट्यूब पे भी आज उसको डाला गया है, सबके लिए अवेलेबल है वो, और ये आज की क्लास भी हम उसको रिकॉर्डिंग में ही चूँकि जा रहा है ये, तो ये भी यूट्यूब पे जाएगा।
जाएगा और वहाँ से सबको अवेलेबल हो जाएगा। और रिकॉर्डिंग में इसलिए रहेगा कि जो भी जब चाहे अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख ले, किसी को आज देखने का मन करे आज देख ले, लेट नाइट देखने का मन करे कल देखने का मन करे, जब चाहे तब इसको देख ले। नहीं तो लाइव क्लास होने से फिर कंपल्सन हो जाता है कि आप आकर के उसको उस क्लास को अटेंड करें। तो आज हमने जो कल हमने एक टॉपिक रखा था, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, विज्ञान प्रौद्योगिकी का शासन में उपयोग, ये टॉपिक था। तो उसमें कल हम 2 टॉपिक कवर कर पाए थे मुख्य रूप से, एक रिन्यूएबल एनर्जी का और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का। तो आज दूसरे जो अन्य टॉपिक कुछ हैं जो छूट गए थे, उस टॉपिक को आज पार्ट 2 के रूप में, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस पार्ट 2 के रूप में आज इसको कवर कर देते हैं और आप इसको देख लीजिए। फिर उसके बाद मेरे पास अभी जो मेरे दिमाग में है वो 2 बातें हैं, 2 टॉपिक हैं जो कि मैं चाहूँगा। एक तो ये एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, उसको तो करेंगे ही करेंगे एक दिन के क्लास में, या ज़रूरत पड़ा तो 2 दिन के क्लास में। और एक और टॉपिक है जो 15 अगस्त को, जैसे हम लोग जब मॉक ले रहे हैं तो मॉक लेते हैं 16 अगस्त को मॉक था। हमने कई लोगों से पूछा कि भाई आज कल प्रधानमंत्री के द्वारा अपने 1.5 घंटे का जो भाषण दिया गया, आपने उसको सुना है? उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्या उन्होंने मुख्य घोषणा करी? ठीक है, तो ये पूछा। तो कई लोगों ने उसको सुना था, उसके बारे में देखा था, न्यूज़ में देखा था, टेलीविज़न चैनल पे देखा था। लेकिन जब वहीं पे जब हमने उनसे ये पूछा कि राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा भी एक राज्य के नाम संबोधन अपना किया गया था 15 अगस्त के अवसर पे, क्या आपने उसको सुना? तो आश्चर्य की बात थी कि हमने ये क्वेश्चन 10 लोगों से पूछा। आप 16 अगस्त का मॉक इंटरव्यू देखें, एक आदमी भी ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य को जो संबोधित किया गया था 15 अगस्त को, उसके बारे में वो जानकारी उनको थी या कौन कौन सी मुख्य बातें। तो ये एक तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य के नाम संबोधन में जो 15 अगस्त को दिया गया, उसमें वो निश्चित रूप से जो उनकी उपलब्धियां हैं या आगे के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, ठीक है, योजनाओं को उसमें उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो वो भी एक दिन की चर्चा का टॉपिक है। उसमें हमारे पास बिहार का एक डेवलपमेंटल रोड मैप जो चीफ मिनिस्टर के अनुसार वो हमें मिल जाएगा, और फिर साथ में जो दूसरे सारे जो उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों के बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट एक दिन का वो भी क्लास हम जरूर करेंगे, उसको लेंगे। और बाकी तो यहाँ पे वैसे लिया गया है, लोकेश झा सर हैं जो डायरेक्टर बिहार इंफॉर्मेशन सेंटर के हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, वो 48वीं बीपीएससी के BAS के हैं। तो उन्होंने भी काफ़ी डिटेल में ये आपका इससे जुड़ा हुआ, बिहार से जुड़ी हुई योजनाओं के बारे में उन्होंने चर्चा करी। मॉक इंटरव्यू में भी वो अक्सर, हाँ, चूँकि उनको बहुत सारा बिहार के जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो भी नए इनिशिएटिव्स हैं, जितनी जानकारी लोकेश सर को है उतनी जानकारी हम लोगों को नहीं है। चूँकि वो बिहार इंफॉर्मेशन सेंटर जो दिल्ली में है उसके डायरेक्टर ही हैं, तो सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल रहता है। तो वो मॉक इंटरव्यू में उस पर क्वेश्चन मैं देखता हूँ, मैं बगल में बैठ के देखता हूँ, क्वेश्चन वो पूछते हैं बहुत सारा। उनकी भी क्लास हो चुकी हैं, वो मोबीसाला ऐप पर अवेलेबल है 2 घंटे का। बाकी राकेश जी जो वीडियो हैं वो भी पूछते रहते हैं, उनको भी चूँकि वीडियो के रूप में उनका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो उससे बिहार से रिलेटेड जो प्रोसीजरल बातें हैं वो काफ़ी पूछते हैं मॉक में। कल भी जो 22 तारीख के लिए जो मॉक शेड्यूल है, उसमें कल और परसों संडे के लिए जो 2 दिन का मॉक शेड्यूल है, अभी जो लिस्ट जारी हो रहा है, तो उससे आपको उसमें, और मैंने कल भी ये रिक्वेस्ट किया था, सब लोगों को एडवाइस किया था कि भाई जब यहाँ पे जो ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, और इस ऑनलाइन में आप अपना मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन दें, ऑफलाइन में दें, लेकिन आप चाहें तो ऑनलाइन में जूम ऐप का जो कोड व्हाट्सएप ग्रुप में जाता है उस पर कनेक्ट होकर के आप दूसरे का मॉक भी आप देख सकते हैं। और मान लीजिए 10 लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को जब उनसे पूछा जाएगा तो आपके दिमाग में भी निश्चित रूप से उसका आंसर चलता है। आपको खुद भी आप जज के रूप में वहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो आंसर पूछा गया उस आंसर का उन्होंने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। तो भाई चाहे कई बार देखते हैं कि किसी का करीब 20 मिनट के आसपास मॉक चलता है, और 20 मिनट के मॉक चलने में किसी का ऐसा होता है कि उनका मॉक थोड़ा सा डल होता है, तो कई लोग फिर लॉग आउट कर जाते हैं। फिर जब देखते हैं तो फिर बीच में लोगों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये भी ये जो 2 घंटे का हम लोगों का शाम को जो क्लास चल रहा है, उस क्लास का वेट करने के साथ साथ वेट करिए। उसमें बहुत सारे क्लासेज, अभी तक 25 से ज़्यादा क्लासेज हो चुके हैं जो मोबीसाला ऐप पर अवेलेबल है। साथ में ये जो मॉक इंटरव्यू चलता है, ये भी मेरा एडवाइस है कि आप उसमें जाइए। वैरायटी जब क्वेश्चन पूरे दिन भर में करीब 20 लोग हैं, और इन 20 लोगों से वैरायटी जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई भी हम लोग देते हैं, उसमें सुझाव भी देते हैं, तो वो सुझाव भी आपके लिए होता है। आप 5-10 मिनट का इंतजार, 5-10 मिनट के लिए हम लोगों के पास कॉल करते हैं किसी अपने
अपने प्रॉब्लम के लिए, वहाँ पे केवल प्रॉब्लम्स ही रेज किए जाते हैं, प्रॉब्लम्स का रिप्लाई आता है और उसको करेक्टेड जो होना चाहिए, करेक्टेड वर्जन होना चाहिए, उसके बारे में सुझाव दिया जाता है। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपसे के लिए एडवाइस है कि जो मॉक इंटरव्यू चलता है उस मॉक इंटरव्यू में लॉगिन करिए, जो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक जाता है उसे लॉगिन करिए, लॉगिन करके मॉक इंटरव्यू को देखिए। आज जो हमने कल वाली क्लास में जो छोड़ दिया था, तो उसमें एक जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी का है, मान लो, तो स्पेस टेक्नोलॉजी का टॉपिक अगर लेते हैं तो इंटरव्यू में इस कंटेंट को आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसका इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा उसका सारे रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाता है। और फिर भारत में मेंस के दौरान आपने इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़ा होगा, 65th मेंस जिनको देना है वो भी इसका रिवीजन कर रहे होंगे, कि भारत के जो स्पेस प्रोग्राम है, इंडिया का जो स्पेस प्रोग्राम है वो 4 भाग में बटा हुआ है, और चारों भाग का कैसे इंटरव्यू में यूज करेंगे ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं यहाँ पे वो टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेंस में तो हम लोग उसको पढ़ते ही हैं। तो आप जानते हैं 4 भाग है। अब 4 भाग में यहीं से एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग जब ज्योग्राफी में जाते हैं तो कोशिश होती है कि सारे उनको अलग अलग कैंडिडेट से अलग अलग, तो एक दिन मैंने क्या किया कि सारे जो भी ऑर्बिट्स हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं जो वायुमंडल में, उसके बारे में पूछा, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके क्या यूज होता है। उसी में फिर आगे जाकर के हमने डिफरेंट ऑर्बिट्स पूछा कि आज की डेट में जो आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स हैं, कृत्रिम उपग्रह हैं, इनको जो प्रक्षेपित किया जाता है तो इसके लिए कौन कौन सा ऑर्बिट यूज हो रहा है, इंडिया में कौन कौन सा ऑर्बिट यूज हो रहा है। तो उसको लेकर के जब पूछते हैं तो फिर वहाँ लोग फंसने लगते हैं। जैसे मान लो पोलर ऑर्बिट है, तो आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इन्फॉर्मेशन एक रखना चाहिए, विशेषकर जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है। पोलर ऑर्बिट है, उसमें आप जानते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसके बाद जाते हैं तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, फिर लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। तो कई तरह के ऑर्बिट्स होते हैं। अब मैं किस दिन क्लास में उसको आपको दिखाऊंगा, जो यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है सारे ऑर्बिट्स को, चाहे आप भी गूगल इमेज में जाके ये सारे जो ऑर्बिट्स हमने नाम बताया वो देख सकते हैं। इंडिया में आप जैसे सैटेलाइट बेस्ड जो नेविगेशन सिस्टम है, नाविक की बात करें तो नाविक में 2 ऑर्बिट्स यूज होता है। एक जो जियो स्टेशनरी वाला ये यूज होता है, और जियो सिंक्रोनस वाला, उसका भी टाइम पीरियड 24 घंटा ही होता है, ठीक है, लेकिन वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होता है, 24 घंटे ही होता है, लेकिन अराउंड इक्वेटर नहीं होता है वो, ठीक है। जो भू स्थिति कक्षा है वो अराउंड इक्वेटर है, जो जियो सिंक्रोनस है वो फिर वो 24 घंटा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे ही है, लेकिन अराउंड इक्वेटर नहीं है, जैसे कि हमने बताया, ठीक है। तो ये उसमें नाविक से जुड़े हुए जो IRNSS हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, उसके जो सैटेलाइट्स हैं वो उसमें लॉन्च किए गए हैं। 4 और 4 हैं, 4 जियो सिंक्रोनस में है, 4 जियो स्टेशनरी में है और 4 जियो सिंक्रोनस में है। आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा, 4, 3 इस तरीके से उसमें आता है। तो एक तो 2 ऑर्बिट इंडिया वहाँ पे यूज कर लेता है। एक भू स्थिति कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो हमने कहा, ये इक्वेटर के अराउंड 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे 24 आवर्स का टाइम पीरियड के साथ, जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड उस ऑर्बिट में सैटेलाइट को छोड़ने पर, सैटेलाइट को वहाँ पे अगर एस्टैब्लिश कर देते हैं तो उसका भी टाइम पीरियड 24 घंटा होता है, अर्थ का भी 24 घंटा है। तो इस तरह से 24 घंटा दोनों एक ही दिशा में है, तो फिर एक स्थैतिक स्थिति प्राप्त होती है स्टेशनरी, और ये कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी है। अर्थ से कोई सिग्नल भेजेंगे सैटेलाइट के पास तो उसको मिलेगा, वो नीचे भेजेगा तो नीचे अर्थ स्टेशन पर मिल जाएगा, और ये दोनों साथ साथ चलेंगे। तो और इससे नीचे या इससे ऊपर अगर आपको फिर मल्टीपल, अगर नीचे ऊपर की तो बात नहीं है, नीचे अगर करेंगे तो नीचे अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर इस तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट को, तो फिर आपको बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। एक सैटेलाइट सामने आया, वो 24 घंटे से कम टाइम में ही ऑर्बिट अपना उसका उस ऑर्बिट को पूरा करेगा, ऑर्बिट में वो अपना मोशन करते रहेगा। तो मान लो कुछ देर के लिए, दिल्ली के ऊपर की ही बात करें तो कुछ देर के लिए वो सामने आएगा और फिर हट जाएगा। तो अब लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो जरूरी है कि चीज़ें कंटिन्यूटी में हो। तो अर्थ से जो सिग्नल भेजेंगे, पता चला कि जब तक वो अर्थ के सामने रहेगा, दिल्ली के सामने रहेगा, तब तक तो सिग्नल लेगा, लेकिन फिर हट जाएगा तो वो सारा वो सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कंटिन्यूटी में जो कम्युनिकेशन हमारे पास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को यूज करते हैं, क्योंकि दिल्ली और उसके सामने में एक सैटेलाइट अगर हमने लॉन्च कर दिया तो दोनों के दोनों 24 आवर टाइम पीरियड रहेगा, तो एक दूसरे के रिलेटिव मोशन वहाँ पे 0 हो जाएगा, एक दूसरे के सामने वो सामने रहेंगे, कम्युनिकेशन के लिए कंपलसरी कंडीशन है। तो इंडिया में जाएंगे तो भू स्थितिक कक्षा का सबसे ज़्यादा यूज होता है, जियो सिंक्रोनस का जैसे हमने कहा नाविक में यूज होने लगा।
जीपीएस वगैरह में जाएंगे तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के, जो जीपीएस अमेरिका का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, तो उसमें मीडियम अर्थ ऑर्बिट का यूज होता है। लो अर्थ ऑर्बिट में गगनयान जो है, लो अर्थ ऑर्बिट में भारत द्वारा भेजा जाने वाला है 2022 तक, वो उसको मैंड मिशन है वो, और वो भेजा जाएगा 400 किलोमीटर के ऊंचाई पर। तो इंडिया में देखेंगे तो एक तरह से कौन कौन सा ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट इंडिया यूज कर रहा है। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट अभी नहीं यूज किया है, करेगा गगनयान में, लेकिन अभी के डेट में जाएंगे तो 3 तो ऑलरेडी यूज कर रहा है। एक जो पोलर ऑर्बिट है ये यूज कर रहा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ये यूज कर रहा है, और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है उसको यूज कर रहा है। तो ये जो ज्योग्राफी जिनका है उनको इन सारे ऑर्बिट्स के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और आप गूगल में जा करके, गूगल इमेज में जाएंगे या विकिपीडिया में भी जाते हैं, तो हमने जैसे नाविक को देख रहा था, तो नाविक में लाइव सैटेलाइट्स को चलते हुए ऑर्बिट्स में दिखाया गया है ये सारे के सारे जो ऑर्बिट्स हमने नाम लिया। तो इंडिया में जाएंगे तो इंडिया का जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो उसके 4 पार्ट हैं। एक जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उसमें जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वेदर फॉरकास्टिंग से रिलेटेड सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, तो उसमें भेजे जाते हैं। दूसरा जाएंगे तो पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हैं, जिसको कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहा जाता है। तो एक हो गया कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया रिमोट सेंसिंग, तीसरा हो जाता है लॉन्चिंग व्हीकल्स, और चौथा हो जाता है एक्सपेरिमेंटल जो स्पेस प्रोग्राम है, प्रायोगिक अंतरिक्ष कार्यक्रम है, जिसमें आप जानते हैं मिशन मून है, मिशन मार्स है, या इसके पहले एस्ट्रोसेट भेजा गया था, एस्ट्रोलॉजिकल सैटेलाइट को भेजा गया था। फिर आने वाले दिनों में आदित्य का है, ठीक है, तो ये गगनयान है। तो ये सारे के सारे वो उसमें आ जाते हैं। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के टोटल 4 पार्ट हैं। चारों पार्ट के बारे में और उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो क्वेश्चन अगर टेक्नोलॉजी पे आ गया तो वहाँ पे आपको संभालना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी यहाँ के इंफॉर्मेशन यूज होंगे। जैसे मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग की बात करें, जो कि भू स्थैतिक कक्षा में आप जानते हैं कि मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कल्पना 1 भेजा गया, उसके बाद इनसेट 3D भेजा गया, इनसेट 3DR भेजा गया उसमें। तो ये जो सैटेलाइट हैं वो 36,000 किलोमीटर के ऊंचाई पे स्थापित किया जाता है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। तो और प्लस पोलर ऑर्बिट के सैटेलाइट्स भी अब आजकल यूज होते हैं, जिसमें जैसे मेगा ट्रॉपिक है जो फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था, जो ट्रॉपिकल जोन में जो बादलों की स्थिति के अध्ययन के लिए, मेगा मतलब बादल और ट्रॉपिक मतलब जो फ्रेंच का वर्ड है वो, तो दोनों मिला करके इंडियन स्पेस एजेंसी और फ्रेंच स्पेस एजेंसी ने मिलकर के मेगा ट्रॉपिक को, तो आज के डेट में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के डेटाज भी यूज हो रहे हैं, लेकिन मोस्टली मेट्रोलॉजिकल पर्पस के लिए, जो मौसम पूर्वानुमान होता है उसके लिए जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च किया हुआ है, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट उसको बोलते हैं, मेटसेट बोला गया। और फिर उसका नाम कल्पना 1 बाद में रखा गया, कल्पना चावला के नाम पे, और बाद में और इनसेट 3D 3DR हमने कहा वो। तो यहाँ से क्या होता है कि अब के डेट में देखो कि हमें बता दिया जाता है रेड जोन, रेड जो इन्फॉर्मेशन है बारिश के लेकर के, ऑरेंज रेड, इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। भारी बारिश की संभावना या मध्यम दर्जे के बारिश की संभावना, लो, और सब फॉरकास्ट, वेदर फॉरकास्ट से जुड़ी हुई सारी सूचनाएं आ रही हैं, ठीक है। तो ये वेदर फॉरकास्ट से जुड़ी हुई सूचनाएं हैं, तो ये आज बड़े एक्यूरेट आते हैं। अदरवाइज जो जनरली जो ट्रेडिशनली जो ज्योग्राफी पढ़ाने वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि भाई मौसम पूर्वानुमान विभाग जो कहे ठीक उसके उल्टा करें, ये कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे पता चला कि अब जो स्थिति हो रहा है कि मौसम पूर्वानुमान विभाग जो कहे वही आप करें। अगर वेदर फॉर IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कह दिया गया कि कल शाम को बारिश होने की संभावना है, तो कल शाम को अगर कोई भोज का आयोजन आपने किया हुआ है तो भी उसके लिए आप प्रिवेंटिव मेजर लेके चलिए, बारिश होगी। ऑलमोस्ट 99% केसेस में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, जब अभी बरसात के समय में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है, कई सारे दूसरे फैक्टर्स होते हैं उसके कारण, अदरवाइज 99% केस में हमने देखा कि जो भी अखबारों में अगर कल के लिए मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आया हुआ है कि बारिश होने की, तो जनरली बारिश हो जाते हैं तो आपके डेट में, और वो आप जानते हैं। तो उसके लिए सब कई सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हुए और चेंजेज इंप्रूवमेंट हुआ है, और इस कारण से ये आ रहा है। और ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप चाहें तो मौसम करके ऐप भी बनाया गया है, और उसका सबसे बड़ा एग्रीकल्चर में यूज, किसानों को उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप अवेयर करेंगे। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो इन्फॉर्मेशंस हैं उसको वो फॉलो करें, रेडियो में, टेलीविज़न में,
ऐप के ऊपर ऐप डाउनलोड करा दीजिए, मौसम ऐप, और उससे, या किसान पोर्टल है या एम किसान ऐप है, ई चौपाल है, सब पे आजकल बहुत सारे ऐसे ऐप बने हुए हैं जो कि वेदर फोरकास्ट IMD के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है उसको अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू वो पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं वो। तो इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मैं जो भी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो फॉरकास्ट हैं उसका किसानों को, या डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंस में वो इन्फॉर्मेशन को मैं यूज करके और प्री डिजास्टर जो प्रिपरेशंस है उसको कर, तो ये एक होता है कि इस भू स्थिति कक्षा में। उसी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो दूसरे सैटेलाइट हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, तो अब तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का थोड़ा सा रोल कम हो रहा है, टेलीविज़न के मामले में भी कम हो रहा है, और जाएंगे तो बाकी जो और अदर यूज हैं वो भी कम होंगे, क्योंकि ब्रॉडबैंड जो जिस तरह से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके, और जिस तरह से ब्रॉडबैंड या जो नेशनल डिजिटल पॉलिसी 2018 भारत सरकार में नेशनल डिजिटल पॉलिसी, डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 आया हुआ है, और उसमें 10 Gbps का स्पीड की बात की जा रही है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। और बिहार में जाएंगे तो 20 स्वान है, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, और ग्राम पंचायतों को जोड़ने के लिए जो भारत नेट, और अभी प्राइम मिनिस्टर ने जैसे कहा है कि अगले 1000 दिन में सारे गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से वो जोड़ देंगे, तो और इस जोड़ देंगे, और वहाँ पे 10 Gbps तक के स्पीड को अचीव करने की अगर 100 Mbps या 50 Mbps का यूनिवर्सल स्पीड अगर आ जाता है तो फिर आपको सैटेलाइट कम्युनिकेशन की ज़रूरत थोड़ी कम पड़ जा रही है। तो एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी को कैसे रिप्लेस करता है, अगर ये आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रॉडबैंड, ये जो ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, वो किस तरह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उनकी ज़रूरत को कम पड़ रहा है। क्योंकि आज से 3-4 साल पहले ही ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये लाइव मोड में भी हम लोग जूम ऐप के थ्रू चलते हैं, तो अब सैटेलाइट यूज़ नहीं करते, अब तो ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रहा है, इंटरनेट यूज़ हो रहा है, और इंटरनेट यूज करके पूरे बिहार में हर ज़िले में हर घर घर तक आदमी अपनी बातों को पहुंचा लेता है। नहीं तो यही आज से 3-4 साल पहले, जब तक ये सब चीज़ें डेवलप नहीं थी, एक वीसेट लगाना होता था। ये जहाँ पर मैं बैठा हूँ उसके छत पे वीसेट लगाएंगे, वेरी शॉर्ट अपर्चर टर्मिनल, जैसे आपके घर में जो DTH का एंटीना लगा हुआ है, तो उसी तरह से टर्मिनल लगाएंगे, सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे। जो ओरिजिनल सेंटर होगा, ओरिजिनल सेंटर भी रिसीवर वहाँ पर लगाएगा, और वो रिसीवर से फिर क्लास में बच्चे बैठेंगे, और लाइव क्लास चलते थे, और 8 से 10 लाख का, और आज की डेट में है जो 8 से 10 लाख रुपए खर्च होते थे, ठीक है, टेली एजुकेशन के लिए या टेली मेडिसिन के लिए, अब वो चीज़ें पता चला कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा भी टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, ठीक है, के लिए जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके 2-3 हज़ार में ये सारे के सारे काम हो जा रहे हैं आज की डेट में। हम लोग भी अब जो ये इंटरव्यू का क्लास ही है, सोच के देखो, अगर ये जो ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते, जो ऑप्टिकल फाइबर वाला इंटरनेट का सर्विसेज यूज़ नहीं करते, या फिर ये जूम ऐप वगैरह यूज़ नहीं करते, तो फिर कहाँ से हम तो नहीं जुड़ पाते। दिल्ली में कोई आता ही नहीं अभी, या कहीं कोई मूव नहीं कर पाता, बिहार में भी कोई कहाँ मूव कर पाता। अभी तो सारे देश के विभिन्न भागों से, जो कोई एयरफोर्स में जॉब कर रहा है, कोई रेलवे में जॉब कर रहा है, कोई बैंक में जॉब कर रहा है, जो जहाँ पे हैं वहीं से वो आज हम लोगों से वो जुड़ गए हैं। बिहार में कोई टीचर हैं, हर ज़िले से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और वहीं से वो मॉक इंटरव्यू भी दे रहे हैं और साथ में क्लास भी कर रहे हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी दूसरे टेक्नोलॉजी को, लेकिन फिर भी आप थ्योरेटिकली ऐसा कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लेवल पे कई बार जो ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज हैं, जैसे इंडिया टुडे का ही है, NDTV का ही है, तो इनके द्वारा भी रियल टाइम न्यूज़ गैदरिंग एंड डिसेमिनेशन, कहीं पे घटना घट रही है तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, वो वीसेट है उनका, उससे सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं, सैटेलाइट से फिर अपने न्यूज़ रूम में कनेक्ट होते हैं, लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अब अदरवाइज जो हमने कहा उस बात पे ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर इसको रिप्लेस कर रहा है। घर में भी है कि रिलायंस जो रिलायंस जियो का जो कनेक्शन आ रहा है, वो टेलीविज़न कनेक्टिविटी भी दे रहे हैं अपने ब्रॉडबैंड के साथ ही। तो DTH के लिए जो घर में हमने जो वीडियोकॉन का लगा रखा है, या टाटा स्काई का किसी ने लगा रखा है, किसी ने डिश TV का लगा रखा है, तो वो एंटीना और सैटेलाइट से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है फिर तो। और वो अच्छा भी है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो DTH है, डायरेक्ट टू होम है, उसके साथ दिक्कत ये होती है कि डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है वो, और सैटेलाइट से कनेक्टेड है, और थोड़ी तेज़ हवा चलती है या बारिश वगैरह का मौसम हो, जो कहा जाता है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर में कहीं भी डिस्टर्बेंस आएगा तो उसमें, ट्रोपोस्फेयर में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस अगर आता है तो उस डिस्टर्बेंस में क्या हो जाता है, आपके टेलीविज़न में सिग्नल नहीं आता है। लेकिन वही ऑप्टिकल फाइबर से अगर टेलीविज़न में अगर सिग्नल आ रहा है, तो फिर बारिश हो रही हो या आंधी तूफान चल रहा हो, कोई भी डिस्टर्बेंस हो रहा हो एनवायरनमेंट में, उससे कोई आपको टेलीविज़न जो टेलीकास्ट है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी मैंने सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक रोल कम होने जा रहा है, लेकिन फिर भी हमने ये कहा कि ये जो भू स्थैतिक कक्षा है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, उसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, उससे टेलीविज़न चलते हैं, उससे DTH चलता है, डायरेक्ट टू होम न्यूज़ गैदरिंग एंड डिसेमिनेशन का काम होता है,
उसी में टेली मेडिसिन का काम, जैसे मान लो एक सेंट्रल हब हो गया जहाँ पे डॉक्टर्स, एम्स हो गया, दिल्ली का एम्स हो गया, वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो सैटेलाइट के थ्रू डिफरेंट हॉस्पिटल से जुड़ गए हैं, या डिफरेंट प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जुड़ गए, वहाँ पे पेशेंट आते हैं और वो पेशेंट यहीं से लाइव। तो फिर अब यही बात है कि पहले वो जो सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर्स होते थे वो यूज होते थे फॉर कम्युनिकेशन, अब ये ट्रांसपोंडर्स की जरूरत नहीं रह जाती, इंटरनेट के थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो अगर इन्फॉर्मेशन हो तो इंटरव्यू में तो भाई इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहे जितना आप दे सकें, बोर्ड के पास ये इंप्रेशन चला जाता है कि आप जानते हैं तो आपको रोक देंगे। तो आप बोलेंगे जैसे सर सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज कर, जैसे मान लो कोरोना के दौरान ही आप क्या क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें आता है कि बिहार सरकार ने जैसे टेलीमेडिसिन नेटवर्क का उपयोग उसके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं दिल्ली से लेकर के, बॉम्बे से लेकर के, पटना से लेकर के, वो छोटे शहरों में नहीं जा सकते, तो वहाँ से सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू उनको जोड़ देंगे, ब्रॉडबैंड के थ्रू उनको जोड़ करके और उनके सारे सर्विसेज को ऑन स्क्रीन ले लेंगे। और एक प्राइमरी हॉस्पिटल है या रेफरल हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सारे कोरोना के पेशेंट्स वहाँ पे हैं और उनको बड़े स्क्रीन पर डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट करा देंगे। डॉक्टर्स वहीं से इनको देख रहे हैं डॉक्टर, और डॉक्टर को देख, जैसे हमको आप देख रहे हैं, आपको हम लोग देखते हैं अपने स्क्रीन पे, यहाँ पे देखते रहते हैं। तो उस तरीके से जो भी कोरोना पेशेंट्स हैं उनको, जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनसे एडवाइस, या जो कई बार मोरल बूस्टअप की ज़रूरत होती है उसके लिए जो भी, या मुख्यमंत्री को भी इस तरह के लोगों से कम्युनिकेट करना है, तो जितने सारे ज़िलों में जो रेफरल हॉस्पिटल है उसमें बड़ा बड़ा, जैसे अभी अमित शाह ने, पता चला कि हमने देखा था कि अमित शाह को, चाहे बिहार के चुनाव में भी ये बड़े पैमाने पर यूज होगा कि भाई दिल्ली से ये जो बीजेपी के लीडर हैं जो या राहुल गांधी ही हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, ये हो सकता है कि बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान ना जाए, या क्या करेंगे यहीं से। तो पता चला कि कहीं पे बांस का वो था, कई सारे थे, उसको क्या, जहाँ पे बांस के पेड़ की परिभाषा से तो उसको बांस को बाहर कर दिया गया, तो वहाँ पे लोगों ने टेलीविज़न लटका करके, टेलीविज़न को वहाँ पे कर दिया, लटका दिया, और वहीं पे 10 लोग बैठ करके अमित शाह का भाषण सुन रहे हैं। तो इस बार हमें लग रहा है कि थोड़ा खर्चा भी, बिहार के चुनाव में खर्च भी कम आएगा, नेताओं के खर्चे भी कम आएंगे। मुख्यमंत्री एक जगह से पूरे राज्य में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। जो विधायक जी हैं, विधायक जी अपने यहाँ एक वैन लगा देंगे, उसमें टेलीविज़न बड़ा सा स्क्रीन लगा लेंगे और उस गाड़ी को ही कई जगह घुमा लेंगे, और जब मुख्यमंत्री का भाषण होना है तो पता चला कि उस टाइम पे सारे जितने भी इस तरह की गाड़ियां हैं, विधायक जी की गाड़ी है, वो सारे जो भावी विधायक हैं उनकी गाड़ियां वहाँ पे रहेंगी और वो मुख्यमंत्री लोगों से कम्युनिकेट कर लेंगे। विधायक जी ही जाकर के क्षेत्र में घूमेंगे। ये बिहार का चुनाव एक अपने आप में एक यूनिक चुनाव होगा जो डिजिटल कम्युनिकेशन का बड़े पैमाने पे उपयोग से रिलेटेड होगा। तो आप अपना इंटरव्यू का जो नॉलेज है, जो ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन का नॉलेज है, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो सेकंड है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का, वो इसमें जो सेकंड है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो पोलर ऑर्बिट में। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में बड़े पैमाने पे हमने कई बार पूछा कि भाई आप ज्योग्राफी वाले हैं तो भाई टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जिनका काम ही होता है चित्र लेना, ठीक है। और आप देखते हैं कि जैसे चाइना के सेंस में अभी ही देख रहे थे कि भाई बॉर्डर एरियाज में वो अपना सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए सेंटर बना रहा है, या मान लीजिए अपना एयर बेस बना रहा है। तो आप जाके तो देखते नहीं है, मानसरोवर क्षेत्र में अगर ऐसा वो कर रहा है तो आप जाके तो देख नहीं सकते, वो अपने बॉर्डर एरिया में आपको देखने नहीं देगा। और इतने कम डेंसिटी वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी है कि कोई भी आदमी उसमें इंटेलिजेंस भी नहीं जा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि गलवान वैली में या लद्दाख एरिया में चाइना की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो पूरी टेक्नोलॉजी है ये पोलर ऑर्बिट में है, और पोलर ऑर्बिट में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद है और इसके अलावा 5 उसके रीजनल सेंटर्स हैं। तो ये मिलकर के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन आता है उसको एनालिसिस करते हैं और एनालाइज करके फिर उसका डिफरेंट पर्पस के लिए उसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्टोसेट हो, चाहे इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हों, चाहे रिसोर्सेट हों, ठीक है। ये जो भी उसी में TES है, मेगाट्रॉपिक है, तो कई तरह के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं स्पेसिफिक। पहले तो होता था कि इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS-1A, 1B, 1C, 1D, और वो जो भी चित्र आता था उसका। लेकिन अब तो जैसे स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी उसमें कैमरे यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि वो अर्थ के ऊपर वो कैमरा अपने एक तरह से कहा जाए कि इन जनरल पिक्चर लेने के बदले
किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोकस करके किसी पर्टिकुलर कलर को पहचानने वाला वो कैमरा होगा। और इस तरह से जैसे बॉर्डर एरियाज के लिए हो, तो अब कई बार होता है ना कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो डिफेंस पर्पस के लिए, तो एज सच कोई डिफेंस पर्पस वाली बात नहीं होती है। उसके द्वारा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है वो ये अर्थ है, अर्थ के अराउंड वो घूम रहा है और इंडिया के सामने से जब जब गुजर रहा है तो वो बॉर्डर एरिया का भी चित्र ले रहा है, और बॉर्डर एरिया का चित्र ले रहा है, उस चित्र को एनालाइज करके आज के डेट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि बॉर्डर एरियाज में क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं या दुश्मन देश के तरफ बॉर्डर पार क्या हो रहा है, ये आपको जानकारी मिल जाती है। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स इंटेलिजेंस पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। आप जानते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में प्री डिजास्टर के लिए यूज कर सकते हैं, कोई नदी में बाढ़ की स्थिति है उसको रिव्यू कर सकते हैं आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इन्फॉर्मेशन लेकर के। जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल जो पॉल्यूशंस हैं या इकोलॉजिकल डिजास्टर्स, जो इकोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसको इवैल्यूएट करने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग सिस्टम का भी और इसरो के द्वारा भुवन नामक पोर्टल भी बनाया गया है एक, और उस पर सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उसके 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल फिगर सारे अवेलेबल हैं, जो कि कोई चाहे तो उस पर से लेकर के उसको अपने फिगर को लेकर के अपने पर्पस के लिए उपयोग कर सकते हैं। भुवन GISI जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है एक तरह का इसरो का, ठीक है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल है और उस पर सारे फिगर्स 3 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फिगर्स डाले जाते हैं। तो इस जो स्पेस प्रोग्राम है उसका ये दूसरा पार्ट है। उसी में जाते हैं तीसरा, लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी। तो लॉन्चिंग व्हीकल्स टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टाइप ऑफ जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं या कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंजन्स जो यूज होते हैं, एक स्क्रैमजेट इंजन है, क्रायोजेनिक इंजन है, उसके बारे में हम लोग पूछते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन कई बार देखने को मिलता है। स्क्रैमजेट इंजन का एक सेंटेंस में आप जानते हैं उसको एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। एक ऐसा वो इंजन है जो रॉकेट वगैरह में यूज होता है कि जो एयर ब्रीदिंग होता है, अर्थात मान लीजिए जो फ्यूल है, प्रोपेलेंट है, वो रखा गया और साथ में ऑक्सीजन, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक प्रोपेलेंट नहीं वो होगा। जैसे कहीं पे आग वगैरह लग, कहीं पे गैस वगैरह लीक कर जाता है आज के डेट में, तो एक देख रहा था कि कोई पुलिस वाले थे, वो क्या करते हैं जैसे भींगा हुआ कंबल कहीं से ले आएंगे, कंबल को पानी में भिंगा देंगे और गैस मान लीजिए लीक कर गया, वहाँ पे आग लग गया, तो अब छोड़ देंगे तो ब्लास्ट कर जाएगा, वो ब्लास्ट करके बहुत दुर्घटना कर सकता है। तो क्या करेंगे, कंबल को, भीगा हुआ कंबल को उसके ऊपर लेकर ढक देंगे तो उसका ऑक्सीजन कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और वो बुझ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जाएंगे तो भाई ये जो इंजन है वो इस इंजन में ऑक्सीजन है, उस इंजन में प्रोपेलेंट है और साथ में ऑक्सीजन। अब क्रायोजेनिक इंजन में आप जानते हैं कि जो लिक्विड हाइड्रोजन होता है उसके साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन ऑन बोर्ड रखा जाता है, क्योंकि उसको वायुमंडल के पार जाना होता है, GSLV वगैरह में यूज करते हैं। लेकिन ऐसे रॉकेट जो कि जिसको वायुमंडल में ही रहना है तो वो उसमें केवल ईंधन रख देंगे और वो तो वायुमंडल से ऑक्सीजन ले करके अपना काम कर लेगा। लेकिन ऐसा मान लीजिए रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल्स कोई हो जो वायुमंडल के पार जा रहा हो, तो जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, जहाँ तक ऑक्सीजन उसको मिलेगा, वो स्क्रैमजेट इंजन यूज करेगा, और जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो फिर स्क्रैमजेट को चूंकि ऑक्सीजन मिलना बंद होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बंद हो जाएगा और उसके ऊपर फिर क्रायोजेनिक इंजन काम कर जाएगा। क्योंकि क्रायोजेनिक इंजन में जानते हैं आप कि ऑन बोर्ड उसमें प्रोपेलेंट जो लिक्विड हाइड्रोजन है और साथ में ऑन बोर्ड ऑक्सीजन भी उसके ऊपर रखा जाता है। स्क्रैमजेट एयर ब्रीदिंग है, अर्थात वायु में सांस लेने वाला, केवल उसमें ईंधन रखा जाता है, उसमें कोई जो प्रोपेलेंट जो ऑक्सीजन उसमें ऑन बोर्ड नहीं रखा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इंडिया की क्या स्थिति है, आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जाते हैं तो जो इस कहा जाए एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्पेस मिशन जो इंडिया के द्वारा, जो आप जानते हैं चंद्रयान 2, अगर किसी को याद आ गया तो वो ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे। चंद्रमा के ऊपर इंडिया के द्वारा जो 4th 5th कंट्री इंडिया है स्पेस प्रोग्राम के मामले में, जो कि इस दिशा में एक्सप्लोरेशन ऑफ स्पेस के दिशा में काम, अंतरिक्ष के में खोज की दिशा में काम कर रहा है। और आप जानते हैं कि इसके लिए मिशन मून है, मिशन मार्स है। मिशन मार्स भी जो मिशन मून है वो 3 चरणों में है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। हमने एक दिन क्वेश्चन पूछा कि क्या इंडिया ने चंद्रमा के तल पर अपना प्रेजेंस रजिस्टर्ड कर दिया है, तो कई लोग नहीं बता पाए। आप जानते हैं चंद्रयान 1 जब भेजा गया था तो उससे एक MIP भेजा गया था, मून इम्पैक्ट प्रोब, ठीक है, और वो तिरंगा झंडे के साथ था, वो चंद्रमा के तल पे जाके वैसे गिर गया था वो, ठीक है। तो चंद्रमा के तल पे उसको उतार दिया गया था। अब यहाँ पर है कि मून इम्पैक्ट प्रोब था वो, उससे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिला, ठीक है। जो चंद्रयान 1 में जो एक तरह से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ही था जो चंद्रमा के पोलर ऑर्बिट में घूमा,
और घूम करके फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको उसने दिया था। लेकिन हमने तो तिरंगा, इंडिया का तिरंगा झंडा MIP के रूप में, मून इम्पैक्ट प्रोब के रूप में वहाँ पे हमने भेज दिया है। चंद्रयान 2 में आपने देखा कि आपको 2019 में इसको ये मिशन बड़े धूमधाम से चलाया गया था और ऑलमोस्ट सफल रहा था। चंद्रमा से 2.5 किलोमीटर ऊपर जा कर के कनेक्टिविटी उसकी टूट गई। और उसमें 2 था, एक था जो लैंडर था विक्रम, और दूसरा था जो रोवर्स था वो प्रज्ञान। तो ये दोनों को लेकर के, दोनों का नाम आपको याद रहना चाहिए। एक था कि जो उसको वहाँ पे उतारता, और दूसरा होता था जो रोबोट था जिसको कि प्रज्ञान बोलते थे, वो 4 पहिए वाला था। वो जा करके चंद्रमा के तल पे वो चलता और चल करके वहाँ से इन्फॉर्मेशन नीचे की तरफ आपको अर्थ पे देता, और हम लोग फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन चंद्रमा के बारे में जान पाते। लेकिन वो असफल हो गया। चंद्रयान 3 में आप जानते हैं कि वो मैंड मिशन है, लेकिन अभी गगनयान से जो एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बाद चंद्रयान 3 पे हमें लग रहा है कि काम होगा, चंद्रमा के तल पे मानव मिशन भेजना। मंगलयान आप जानते हैं कि 2013 से अभी तक इतना उम्मीद भी नहीं की गई थी, अभी तक वो काम कर रहा है और मंगल के बारे में हमें, जो मार्स है उसके बारे में हमें जानकारी दे रहा है। अब यहाँ पे गगनयान की घोषणा की गई है, और गगनयान आप जानते हैं कि 2022 तक मैंड मिशन इसमें जाना है। और व्योम मित्र हमने पूछा कि भाई गगनयान के बारे में अगर बताइए। दूसरा हमने पूछा कि भाई एक व्योम मित्र नामक रोबोट की भी बात की जा रही है, ये रोबोट क्या है, तो उसके बारे में। तो वो व्योम मित्र आप जानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके साथ व्योम मित्र नामक रोबोट भी जाएगा, और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे लो अर्थ ऑर्बिट में जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उसके द्वारा किए जाएंगे। और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होंगी, और इससे जब ये भेजा जाएगा तो सोचो कितना माहौल बनता है। और जब माहौल बनेगा तो इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल जो ओरिएंटेशन है, वो ओरिएंटेशन आपका, भारत के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि भारत को जो चीज़ आसानी से मिल जाता है, अब चाइना से सब कुछ आसानी से मिल जा रहा है, तो हमें अपना इनोवेशन करने की क्या ज़रूरत है, हमें अपना प्रोडक्शन करने की क्या ज़रूरत है। अब जा कर के ये जो कोरोना के दौरान या चाइना ने जो भारत से टेंशन क्रिएट किया, तब जा कर के सोचो कोडिंग कितने बड़े पैमाने पे कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी, और भारत जब एक बार लग जाएगा तो वो अच्छा कर जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है ही, ऐप बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, लोग उसको जानते ही हैं, और इतने ऐप, हर बात का ऐप बन जाएगा। अब आप खुद ही देखो, हर कोचिंग का ऐप है, अपना भी ऐप 1-2 दिन के अंदर में अपना भी ऐप लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो मोबीसाला ऐप ऑलरेडी है ही। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं कितने सारे भरमार हो जाएंगे इंडिया में। लेकिन इंडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जब तक जो चीज़ हमें मिलते रहेगा, परमाणु बम कहीं से नहीं मिल सकता था तो हमने बना लिया, लेकिन राइफल हमें बाहर से मिल जाएगा तो हम राइफल नहीं बनाते हैं। सोच के देखो, जो देश परमाणु बम बना सकता है वो राइफल अपने से नहीं बना रहा है। अभी जा करके जो 101 ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं जिस पर बैन किया गया, अब बैन किया जाएगा तो इंडिया में बन जाएगा। तो इंडिया के साथ दिक्कत ये है कि किसी को कुछ कराना है, इंडिया में कोई चीज़ इनोवेट करना है, कोई चीज़ नया अगर साइंस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना है, तो पहले उसके सारे रास्ते अब बंद कर दीजिए। रास्ते बंद कर देंगे। क्रायोजेनिक इंजन रसिया देने वाला था, नहीं दिया, तो हमने 96 के बाद क्रायोजेनिक इंजन बना लिया, और अब हम अपना क्रायोजेनिक इंजन यूज़ करते हैं। उस सोचो कितना डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी है। तो हम क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, हम परमाणु हथियार बना सकते हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम राइफल नहीं बना सकते। तो ये हमारे साथ है। अमेरिका से जब ये सुपर कंप्यूटर नहीं आया, सुपर कंप्यूटर ने कम पावर का सुपर कंप्यूटर 1980 में दिया, हमने सुपर कंप्यूटर की लाइन लगा लिया, और आज विश्व में सबसे सस्ता सुपर कंप्यूटर हम लोग बनाते हैं। और आप जानते हैं जो मिहिर है या जो प्रत्यूष है, वो जो फास्टेस्ट पेटाफ्लॉप्स लेवल के सुपर कंप्यूटर है जो इंडिया ने बना रखा है। तो खैर, तो इसमें जाएंगे तो एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन की दिशा में इंडिया के द्वारा गगनयान का काम किया जा रहा है। ये अब उसी में जाते हैं तो एक नेविगेशन, प्रैक्टिकली एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आपका जो उपयोग होगा वो कहाँ कहाँ कैसे उपयोग करेंगे। तो एक आपको जो सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है उसके बारे में परफेक्ट नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि ये नेविगेशन वाला काम अभी के टाइम पे जाएंगे तो सैटेलाइट का उपयोग करके किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि इंडिया का 2 नेविगेशन सिस्टम है, एक नाविक करके है, ठीक है, और दूसरा गगन है, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। और जो नाविक है, ठीक है, वो भी नेशनल नेविगेशन सिस्टम, इंडिया का जो इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम है। जो गगन है उसमें GPS जुड़ा हुआ है, जो GPS अमेरिका का है, तो उसका डिफेंस यूज नहीं किया जा सकता था, ठीक है। और जबकि आपका नेविगेशन के लिए आपको नेविगेशन की ज़रूरत डिफेंस में भी है, तो इसलिए इंडिया के पास 2 नेविगेशन सिस्टम है, गगन जो कि केवल सिविलियन यूज में है, और जो नाविक है IRNSS है, ये दोनों यूज में होगा। ये सिविलियन यूज भी होगा, सिविलियन यूज हो भी रहा है, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, दोनों का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। गगन का उपयोग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सिविल एविएशन के लिए किया जा रहा है, और IRNSS का मल्टीपल एप्लीकेशन हो रहे हैं। डिफेंस पर्पज़ के लिए भी इंडिया के अराउंड 1500 किलोमीटर के रेंज में नाविक के द्वारा अपने सर्विसेज अवेलेबल कराए जाएंगे।
तो ये हमारा, इसमें आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, जीपीएस के बारे में, नाविक के बारे में, गगन के बारे में, और इसका यूज भी चूंकि हो रहा है। अब एफसीआई के द्वारा अपनी गाड़ियों का जो अनाज लेकर के, जैसे जो शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन था, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड बाय एफसीआई, तो उस प्रोसेस में जाएंगे। तो अभी जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, उसमें भी वो सारा पोस्ट हार्वेस्ट 1 लाख करोड़ का जो फंड बनाया गया है, वो सारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में है, और शांता कुमार कमेटी का रिकमेंडेशन था। और अभी के टाइम पे एफसीआई की जो भी जो गाड़ियां हैं जो गोडाउन से अनाज लेकर के फेयर प्राइस शॉप तक जाएंगी, वो सारे में जीपीएस कंपलसरी है। और जीपीएस का उपयोग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि ये जो गाड़ियां हैं, जो गोडाउन से 50 गाड़ियां निकली, उनका सारा कंप्यूटर में हमारे पास डेटा रहेगा कि उन्होंने कौन सा रूट फॉलो किया, किसको किस फेयर प्राइस शॉप पे जाना था, वहाँ वो गया कि नहीं गया। और यहाँ पे जो करप्शन होते थे, उस करप्शन को आप चेक कर सकते हैं। तो नहीं तो जनरली क्या होता था, यहाँ से अनाज उठाए और जाना चाहिए जहाँ जहाँ के लिए अथॉराइज है, वहाँ ना जा करके कहीं और 3 ट्रक के लिए निकले, 2 ट्रक कहीं और चले गए, 1 ट्रक वहाँ गया, ठीक है। तो ये जीपीएस का उपयोग करके, जो नाविक है उसका उपयोग करके आप इस तरह का आप करप्शन को, एडमिनिस्ट्रेशन में जो करप्शन है या फूड सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। और अदरवाइज भी बिहार जैसे राज्य में भी विभिन्न एरियाज़ में, और किसी का मॉनिटरिंग, जैसे कोई मान लो कोई क्रिमिनल ही है, क्रिमिनल के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए भी आप इस तरह के नेविगेशन सिस्टम को यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल आप जो डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कोऑर्डिनेशन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कई जगह पे बाढ़ का है, मान लो कहीं पर्टिकुलर लोकेशन उसका है कि ये क्षेत्र, ये ब्रिज है, ये ब्रिज अभी तक है, और फिर पता चला कि नेविगेशन सिस्टम से पता चल सकता है। और नेविगेशन सिस्टम का टेक्नोलॉजी अगर जानना चाहें तो आप समझते ही हैं कि विश्व संदर्भ में, जैसे अभी क्या होता है, हम लोग मेंस के क्लास में पढ़ाते हैं तो बोलते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछा जाता है कहाँ है, तो मुखर्जी नगर में है, मुखर्जी नगर कहाँ है, तो दिल्ली में है, दिल्ली कहाँ है, तो भाई आप बताते हैं। तो इस तरीके से हमेशा एक एड्रेस को बताने के लिए दूसरे एड्रेस का आप रेफरेंस लेते हैं। लेकिन उसी में जब हम क्लास में बोलते हैं कि मान लो समुद्र में कोई जहाज़ है, पानी जहाज़ है, और वो डूब रहा हो, अब उसका तो कोई और छोर नहीं है, अब उससे पूछा जाए, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है तो उससे पूछा जाए अपना लोकेशन बताओ, वो क्या बताएगा। तो उसको फिर वहाँ पे ग्लोबल रेफरेंस लेना होता है, अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को यूज करके। तो पूरे लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो रेफरेंस के साथ जो एड्रेस बताने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया गया है, या वैश्विक संदर्भ में ग्लोबल रेफरेंस को लेते हुए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, वही सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन है। और इसका उपयोग आज की डेट में बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब हर सिविलियन, ट्रेन से लेकर के हवाई जहाज से लेकर के हम लोग भी चलते हैं, तो सबसे सिंपल सी बात है, एड्रेस कहीं जाना हुआ किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप उसमें एड्रेस डाल दीजिए, वो लोकेशन जा करके आपको बता देगा, लोकेशन पहुंचा देगा शॉर्टेस्ट रूट से। चूँकि सैटेलाइट ऊपर से है, तो मान लो किसी जगह पे जाने के लिए जैसे मुखर्जी नगर से एयरपोर्ट जाना है, 4-5 रास्ते हैं। अब 4-5 रास्तों में एक जो सबसे कॉमन रूट है, जिसको कि मैं जानता हूँ, उस रूट से मुझे जाने का प्लान है, और वहाँ पता चला कि कोई एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वहाँ पे 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अब तो मेरी तो हवाई जहाज छूट जाएंगी, कोई आदमी बहुत टाइम लेके तो नहीं जाता है। तो पता लगा कि अगर हमने नेविगेशन सिस्टम चलते समय अगर नेविगेशन को यूज कर लिया, तो वो उसको वहाँ रेड दिखाई दे देगा, और वो क्या करेगा, दूसरा अल्टरनेटिव रूट आपको दे देगा। और उस अल्टरनेटिव रूट से उसकी बात अगर आप नहीं माने और आप अपने कॉन्फिडेंस के आधार पे गए, तो जाके पता चला कि वहाँ पे फंस गए, हवाई जहाज आपकी छूट जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस नॉलेज को, सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम को, रिमोट सेंसिंग को, या जो गगनयान है, या गगनयान का, मिशन मून का, मिशन मार्स का, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे, तो ये सारे स्पेस टेक्नोलॉजी का जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक जब बार, चूँकि मेंस में आपने पढ़ा हुआ है, एक बार इस नोट्स को पढ़ जाते हैं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बेस रहेगा। और एक अच्छे वक्ता के बारे में कहा जाता है, चाहे जो सफल होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो 10% का 100% उपयोग करते हैं, और जो असफल होते हैं वो 100% का 10% उपयोग करते हैं। बहुत आपने पढ़ाई पढ़ ली, मोटी मोटी किताबें, 100 जगह से सुझाव आपने लिया, और जब मॉक देने के लिए बैठे तो वो कोई नॉलेज काम नहीं आया। नॉलेज कौन सा काम आया, हमने कोई पतली सी किताब को लेकर के 10 बार पढ़ लिया, हमने अपने मेंस के नोट्स को ही 5 बार लेकर रिवीजन कर लिया। तो जिनको 65th कई बार 65th भी देना है, तो वो तो उनके लिए तो और अच्छा है। भाई आप अपना पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का नोट्स को एक बार पढ़ जाइए, पूरा इकोनॉमिक्स के नोट्स को एक बार पढ़ जाइए, पूरा पॉलिटी का नोट्स एक बार पढ़ जाइए, तो आपका 65th का अपना मेंस का तैयारी हो गया। और वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर लीजिए। तो ये IAS प्री का, जैसे मान लो इंटरव्यू में इंटरव्यू डेट इधर उधर थोड़ा बहुत होता है, तो IAS प्री का भी एग्जाम है, कई लोगों को IAS प्री भी देना है, कई लोगों को BPSC 65th भी देना है, मेंस देना है, कई लोग इंटरव्यू भी देना है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी जो नॉलेज है
वो सारा नॉलेज आईएएस के प्री के लिए जो करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, जो सारा ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, पॉलिटी का पढ़ेंगे, हिस्ट्री का पढ़ेंगे, पता नहीं बोर्ड में क्या पूछ दें वो, तो वो सब कुछ पढ़ेंगे, वो सब इंटरव्यू में काम आएगा। 65th के मेंस में जो बिहार का ओरिएंटेशन और सब पढ़ेंगे तो वो सब इंटरव्यू में काम आएगा। तो इस तरीके से सोच के देखो, तो ये पढ़ाई आप अपना स्पेस टेक्नोलॉजी को भी एक बार जरूर देख लीजिए। बिहार में फ्लड वगैरह में जो डिजास्टर मैनेजमेंट में ये सारा स्पेस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। तो एक ये तीसरा टॉपिक था जो कि हमने यहाँ पे आपसे लिया हुआ था, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब इसके बाद जाएं तो एक जो चौथा टॉपिक है वो तो सबसे ज़्यादा, और उसके लोग भी काफ़ी हैं। जैसे मान लो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं संचार तकनीक। तो ये सूचना एवं संचार तकनीक में जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो कई लोगों ने आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक किया हुआ है, कई लोगों ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया हुआ है, कई लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीटेक किया हुआ है। तो ये सारे लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई आपका जो ये नॉलेज है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कैसे यूज होगा। जो ये नहीं है उनसे भी एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई आप शासन में जाकर के क्या सुधार करेंगे। तो आज के डेट में आपको नहीं लगता है कि प्राइम मिनिस्टर, चाहे आप ही अधिकारी के रूप में रहेंगे, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पे, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके ऊपर, उनके ईमानदारी पर विश्वास करने के बदले ज़्यादा अच्छा है कि टेक्नोलॉजी, कई बार ये है कि मान लो जैसे आप वो ऑफिस से घर बाहर निकले और पता चला कि जहाँ जाना था वहाँ ना जाकर के अपने घर चले गए, अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए, तो उसमें नहीं हो जाता है कि भाई अगर मोबाइल नंबर का आने वाले दिनों में जो कि हो जाएगा, अगर ये सिंपल मेथड आ जाए, प्राइवेसी निश्चित रूप से उससे डिस्टर्ब होंगी। आप एक ऐप आ गया जिसमें पता चला कि सारे, जैसे ट्रू कॉलर से, सबसे बड़ा ट्रू कॉलर का फ़ायदा क्या है कि भाई कोई भी नंबर जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे नंबर आता है, ठीक है, तो नंबर आ जाता है तो पता चल जाता है कि भाई कौन है ये, तो कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग तो लोग अपना जिसको कहा जाता, जिसको पहले प्राइवेट नंबर कहा जाता था, अब वो उस तरह से प्राइवेट नंबर नहीं है। तो मान लो अब आप अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, पुलिस हैं, अपने जो भी किसी को कहीं भेजा आपने वहाँ ना जा करके, तो कल उस ऐप में उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, 2 मिनट में उनका वो निकल के लोकेशन निकल के आ जाएगा। आप तुरंत फ़ोन करके बोल सकते हो कि तुम्हारा लोकेशन तो वहाँ दिख रहा है, आपको तो भेजा यहाँ गया हुआ है। तो ये आप अगर मान लीजिए आपका कोई टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आप शासन में सुधार के लिए क्या करेंगे, तो आप टेक्नोलॉजी माने मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी बताने के बदले, और आप एडमिनिस्ट्रेटर टॉप लेवल से लेकर नीचे लेवल तक, कितना आप सोचो कितने बड़े पैमाने पे जो इन्फॉर्मेशन, उसमें इनकम टैक्स में आईटी एक्ट 1961 था, और उसमें जो 2 लोग होते थे, टैक्स पेयर और टैक्स जो एसएससी अधिकारी जो होते थे, उनके बीच में टेक्नोलॉजी को डाल करके दोनों लोगों की मुलाकात को ही गायब कर दिए। और दोनों लोगों की मुलाकात को गायब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाएगा कि भाई जो इसमें करप्शन होते थे वो करप्शन खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अब जो ब्लॉक लेवल पे अधिकारी हैं, सीधे लोगों के खाते में पैसे जा रहे हैं। नहीं तो पता चला पूरा गांव आता था ब्लॉक में अपना बेनिफिट ले जाने के लिए, 400 रुपया का जो पेंशन है उसको लेने के लिए 300 रुपया वो खर्च करते थे। टेक्नोलॉजी के आने से सोचिए कितना इको फ्रेंडली भी है, ये जो ई गवर्नेंस है वो इको फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिक भी है, एफिशिएंट भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ई गवर्नेंस का तो आप बताएंगे ना कि शासन में वहाँ से टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं उसमें ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी, इकोनॉमिक माने खर्चों को कम करना, ठीक है, लोगों का विश्वास जीतने का मैं कोशिश करूँ। जो सरकारी नियम है, सरकारी योजनाएं हैं, उनको इफेक्टिव तरीके से लागू, और उसका एग्जाम्पल का भरमार दे सकते हैं आप। तो आज की डेट में लोगों को मोटिवेट करेंगे कि भैया ईमानदार बन जाओ। कौन मानने, कौन ईमानदार होने वाले हैं? इससे अच्छा है कि टेक्नोलॉजी यूज कर दीजिए, अपने आप ईमानदार हो जाएंगे। टाइम से नहीं आते हैं बायोमेट्रिक, उसमें बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था रख दीजिए, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस में सारा रिकॉर्ड में रहेगा। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अभी हम लोग क्या देखते हैं कि मान लो जो सड़कों पे जाते हैं, वो आप जानते हैं डॉपलर इफेक्ट को यूज करके वो स्पीडोमीटर लगाए रहते हैं। वो डॉपलर जो उनका इफेक्ट्स पर आधारित जो उनका सिस्टम होता है वो स्पीड को मेजर कर लेता है। 70 किलोमीटर पर आवर का परमिसेबल लिमिट है, और आप चला रहे थे 90 किलोमीटर पे। अब जो सामने पुलिस वाला है, उसने डॉपलर ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, डॉपलर इफेक्ट पर आधारित जो सिस्टम है उसने इन्फॉर्मेशन उसको दे दिया कि ये गाड़ी, वो तुरंत आपको रोक देते हैं। अब आप चाहे कुछ भी पैरवी, कितना भी पैरवी कर दीजिए, कुछ नहीं कर सकता। वो जो स्पीड आपका 90 किलोमीटर का है वो उनके सिस्टम में आ गया, उसको छोड़ेगा तो वो जो ट्रैफिक वाले पुलिस वहाँ पे हैं उनको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा कि आपने रिश्वत लेके छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप कुछ रियायत चाहते हैं कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाकर रिक्वेस्ट करिए क्यों आप ऐसा कर रहे थे, वो नहीं छोड़ सकता कभी। तो टेक्नोलॉजी को यूज करके आप इसमें, खैर
तो दोनों ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो सिस्टम है, ये सिस्टम हर आदमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बेस जो जिनका बीटेक किस तरह का है उनके लिए तो भाई हर कुछ जानना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें हम लोग एक सिंपल सा शुरू करते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन क्या है, सूचना क्रांति क्या है। तो इसको डिफाइन करने के लिए सिंपल सी बात है कि बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, राइट नाउ द लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन with quality in shorter period of time now available, ठीक है, available to all। क्या है, माने कम समय में भारी मात्रा में गुणात्मक सूचनाएं तेज गति से सबके लिए उपलब्ध है। ऑल इंफॉर्मेशन अवेलेबल एनीवेयर एनी टाइम विथ फास्टर स्पीड एंड क्वालिटी। दिस चेंज इज नोन एज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। माने सूचनाओं के संचार की गति, मात्रा और गुणवत्ता तीनों में सुधार हो गया है और पूरा विश्व आज एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरा जो मोबाइल फ़ोन है उस पर सभी सूचनाएं हैं, हर इन्फॉर्मेशन उस पर है। रिजल्ट यूपीएससी का आ गया, रिजल्ट बीपीएससी का आ गया, कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर आप हैं वहीं पर अपना रोल नंबर डालिए, कहानी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें जानते, तो यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन में जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के आप जानते हैं कि दो पार्ट होते हैं। एक वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर है, जो मेंस में हम लोग इस तरीके से ही पढ़ाते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर है। और जो अभी तो जो कॉपर वायर वाला था सिस्टम अब खत्म हो गया, अब सब जगह ऑप्टिकल फाइबर ही आ रहा है। उससे हाई स्पीड प्राप्त करने में कंपनियों के लिए भी बेनिफिट है। मान लीजिए पता चला कि 10 Mbps का स्पीड चल रहा था, आप भाई 200 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए, ये 799 का प्लान ले लीजिए, 200 Mbps आ जाएगा। आप 1499 का प्लान ले लीजिए, आपको 300 Mbps का स्पीड मिल जाएगा। ये सब एयरटेल वगैरह के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। तो इसमें दो पार्ट में बांटते थे, और ये जितने इसके कंपोनेंट हैं वो सब टेक्नोलॉजी के दो पार्ट, एक जो डिवाइस इक्विपमेंट्स हैं और दूसरे उसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है। और कम्युनिकेशन सिस्टम की ही बात करें तो आप जानते हैं कि वायरलेस है, बेतार संचार भी है, और साथ में तार वाला संचार भी है, और तार वाले में मेनली ऑप्टिकल फाइबर है। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर और वायरलेस कम्युनिकेशन में जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसको पॉलिसी सपोर्ट देने के लिए नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 ऑलरेडी आ चुका है। क्योंकि कोई कंपनी इस तरह का लीगल बेस दे देंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल सर्विसेज हैं, ठीक है, जो कंपनीज हैं वो फिर उस लीगल बेस पर अपने सर्विसेज को आगे बढ़ा देंगी। क्योंकि जब ब्रॉडबैंड आया था तो आप जानते हैं कि ब्रॉडबैंड पॉलिसी 2004 लाया गया था, उसके बाद ही जो केबीपीएस में ट्रांसमिशन होता था वो एमबीपीएस में आया था। तो सरकार द्वारा अभी के डेट में 2018 में नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, और उसमें 10 Gbps तक का, और इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रिपरेशन हो रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा, हमने पहले कहा कि अगले 1000 दिन में हर गांव को, उसके पहले 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को, और उसके लिए भारत नेट कार्यक्रम। बिहार में जाएंगे तो सारे सरकारी ऑफिसेज थे, उसको ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए B-SWAN था, बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क था। ठीक है, तो ये पार्ट जाएंगे तो एक कम्युनिकेशन वाला है जहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा है, और उसका टेक्नोलॉजिकल पार्ट आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए वाईफाई है, वाईमैक्स है, LTE है, लाईफाई है, ये सारा, और किस टेक्नोलॉजी पे वो काम, कैसे वो काम करते हैं। प्लस होता है कि फिर ये वायरलेस की बातें हमने किया, वायर के लेवल पे जाएंगे तो आपका जो वायर के लेवल पे ऑप्टिकल फाइबर है, और उसके लिए कौन कौन से स्कीम्स हैं, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें क्या होता है। ठीक है, ये सब उसको जानना चाहिए। अगर कोई थोड़ा भी साइंस बैकग्राउंड का, 4 लोग बैठेंगे, अगर एक भी कोई साइंस कॉलेज से रिलेटेड या कोई इस तरह से बैठ गए तो कुछ क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ सकते हैं। इक्विपमेंट्स के लेवल पे जाते हैं तो आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 3 तरह के इक्विपमेंट्स हैं। कौन कौन से 3 तरह के? एक सबसे कॉमन टेलीविज़न है, और टेलीविज़न के लेवल पे मल्टीपल उपयोग किए जा रहे हैं। भाई प्राइम मिनिस्टर उसका टेलीविज़न का आज के डेट में पॉलिटिकल यूज भी है, मीडिया को लेकर के भी यूज है। आप देख रहे हैं चैनल वगैरह को लेकर के, सुशांत सिंह राजपूत केस में रिपब्लिक टीवी ने इतना ज़्यादा मैंने हो हल्ला किया कि पूरा माहौल ही बना दिया। दूसरे टेलीविज़न चैनल वाले, दूसरे जो चैनल वाले हैं वो टेंशन में आ गए। ठीक है, तो आप उसमें जाएंगे तो देखेंगे टेलीविज़न, तो टेलीविज़न का इलेक्शन में रोल, टेलीविज़न का भाई इकोनॉमिक यूज भी है। टेलीविज़न में जा रहे हैं तो जो इंटरटेनमेंट है, एम्प्लॉयमेंट है, उस लेवल पे भी बिहार जैसे राज्य में इसका कैसे यूज हो सकता है। फिर जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट में आप जाते हैं तो जो इंटरनेट सर्विसेज है, इंटरनेट बेस्ड
और इंटरनेट बेस्ड में तो पूछना ही नहीं है भाई। ईमेल से लेकर के, वेबसाइट से लेकर के, वेब पोर्टल से लेकर के ऐप के लेवल पर ये सब डेवलप हो रहे हैं और इसके थ्रू कम्युनिकेशन भी हो रहा है। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो 2015 में, जुलाई 2015 में इंडिया में स्टार्ट किया गया था, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, तो उसके तहत मास लेवल पे इंडिया को डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। और जैसा कि हमने कहा कि जो बिहार का इलेक्शन होगा वो अपने आप में एक यूनिक इलेक्शन होगा, जिसमें अब तक सोशल मीडिया का जो यूज होता था, ट्विटर का यूज होता था, व्हाट्सएप का यूज होता था, सारे करके एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सारे जितने किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी आरजेडी है तो आरजेडी के सारे जो जिला अध्यक्ष हैं वो जिला अध्यक्ष ने अपने सारे कार्यकर्ताओं का, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं का, सबका उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप पे जोड़ रखा है और जोड़ करके सारा मैसेज यहाँ से दे रहे हैं। पार्टी के बारे में जो भी अचीवमेंट है वो सब बता रहे हैं। तेजस्वी जी जो बोलते हैं सब बातें उस पर जा रही हैं। लालू जी से उसके इन्फॉर्मेशन लेकर के सब उस पर अपलोड किया जा रहा है। सरकार की जितनी कमियां हैं सब उस पर डाली जा रही हैं, जिससे कि पार्टी के लोगों को, जो पार्टी से बूथ लेवल के लोग हैं, उनको अपडेट रखा जा सके, उनको मोटिवेटेड रखा जा सके, उनको पार्टी के लिए काम करने के लिए। उसी तरह से जितने जिला अध्यक्ष हैं सारा का, राज्य के जो राज्य स्तर पे जो अध्यक्ष जी हैं उनका व्हाट्सएप ग्रुप है। तो सोचो व्हाट्सएप ग्रुप का कितने बड़े पैमाने पे, ठीक है, उपयोग हो रहा है। हम लोग क्लास में किस तरह से जैसे उपयोग कर रहे हैं, तो बिहार के इलेक्शन में जा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का, उसी तरह से ट्विटर का, तेज प्रताप जी का ट्विटर है। अब सोचो कितना उन्होंने, तेज प्रताप का एक पॉजिटिव बहुत अच्छा पक्ष था कि ट्विटर के दौरान ट्विटर का यूज करके उन्होंने, जब लेबरर्स जब माइग्रेट कर रहे थे तो पूरे जहाँ भी देश के जिस भाग में भी जो लेबरर्स थे अपने प्रॉब्लम्स को तेज प्रताप जी के पास पहुँचा देते थे। वो अपने स्ट्रेचर का यूज करके जो संबंधित राज्य थे वहाँ पे पहुँचा देते थे और वहाँ पे क्विक एक्शन हो जाता था। जदयू का जो भी इस तरह से, जदयू का इस तरह से, बीजेपी का इस तरह से, कांग्रेस पार्टी का, हर पार्टी जो ये जो इलेक्शन होगा अपने आप में एक नया इलेक्शन, नया सिस्टम होगा। सोशल मीडिया का यूज़ तो पहले भी होता था, लेकिन इस बार बिहार के इलेक्शन में जो चुनाव प्रचार के लिए कहा जाता था कि भाई इलेक्शन कमीशन द्वारा फंडिंग होना चाहिए, अब तो इलेक्शन कमीशन का भी फंडिंग की क्या ज़रूरत है भाई। सारे पॉलिटिकल पार्टी नेताजी सारे क्या करेंगे, अपने अपने ऑफिस में पटना में बैठ जाएंगे और सारे पता चला कि लेवल पर ये इसका यूज करके, टेलीविज़न का यूज करके, रेडियो का यूज करके, अब लोगों को, या जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है इसका यूज करके, तो इंटरनेट के लेवल पे जाएंगे। तो ये जो चार हैं, चार कौन कौन सा आपने कहा, ईमेल, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसके तहत डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस जिसको कहा जाता था, सब किया जा रहा है। और कितने, अब यहाँ पे आपको ईमेल, वेबसाइट, वेब पोर्टल और प्लस पता चला कि ऐप अब बन रहा है। अब यहाँ पे आपको केंद्र सरकार के जो ऐप हैं, जहाँ जाइए हर चीज़ का ऐप है। मैं ही देख रहा था, जैसे उमंग है, वो एक उमंग ऐप पे जा कर के आप यूथ के लिए जितने सर्विसेज हैं, ओल्ड एज के लिए जितने सर्विसेज हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए जितने सर्विसेज हैं, वो सारा मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। उमंग ऐप पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। उस तरह से माई जियो भी है, वहाँ पे सारे लिंक अवेलेबल हैं सारे अन्य ऐप का, अन्य मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स के। तो हर जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है उसके लिए माई सड़क है। आप जाते हैं प्रगति, जितनी योजनाएं हैं, योजनाओं के मॉनिटरिंग के लिए प्रगति है, प्रगति ऐप बना हुआ है। कोरोना के दौरान हर भरमार पड़ा हुआ है सारे ऐप का। बिहार सरकार ने संजीवन ऐप बना रखा है कोरोना के लिए। तो इस तरीके से जाएंगे तो ये इंटरनेट, एक टेलीविज़न हुआ, एक इंटरनेट हुआ, और उसके बाद फिर आ जाता है जो उधर मोबाइल टेक्नोलॉजी वगैरह में जाते हैं। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में जो 2G, 3G, 4G, 5G, और उसमें जाते हैं कि भाई 5G के लेवल पे आने में सबसे बड़ी बात क्या होगी, 5G के लेवल पे इंटरनेट ऑफ थिंग, और जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है उसमें ये सब बातें क्लियरली लिखी हुई है। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ मैन, आदमी के उपयोग के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑप्टिमम लेवल पर यूज होगा, कृत्रिम बुद्धि का, ठीक है, ऑप्टिमल लेवल पर उपयोग होगा, और मशीन से मशीन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। इंटरनेट को, अब इंटरनेट क्या होगा, इंटरनेट विल स्टार्ट टेकिंग डिसीजन इटसेल्फ। आप अभी क्या होता था, इंटरनेट को आप सेवा, एक सर्विसेज के रूप में उपयोग करते थे, अब इंटरनेट क्या होगा, डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में इस्तेमाल करेगा। और हमने बहुत सारा, जैसे आप इंटरव्यू में चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में भी इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में बता सकते हैं कि भाई मान लीजिए वहाँ से फ्रिज में सारा सामान रखा हुआ है, अगर वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ रहेगा तो जैसे बिग बास्केट है, बिग बास्केट एक ऐप है, उसमें सारी सब्जियां अवेलेबल हैं, तो वो जो मोबाइल होगा, वो जो फ्रिज होगा, उस फ्रिज
वो बिग बास्केट को, वे सारे सब्जियों का, जैसे ही सब्जी फ्रिज में नहीं रहेगा, वो बिग बास्केट को खुद ही बोल देगा कि आप कौन कौन सा सब्जी हमारे यहाँ भेज दो। वो सारा सब्जी वहाँ पे आ जाएगा, आपको पता भी नहीं है। और वो जो फ्रिज है वो ये देखेगा कि भाई 1 महीने में जैसे उसने देखा कि भाई कौन कौन सा साहब कौन कौन सी सब्जी खाते हैं, मैडम कौन कौन सी सब्जी पसंद करती हैं। कुछ सब्जी ऐसा आया, पता चला आया ख़राब हो गया, तो फ्रिज को ये इन्फॉर्मेशन है उसके पास इंटेलिजेंस के लेवल पे कि भाई ये सब्जी नहीं मंगानी है, क्योंकि साहब या मैडम उसको खाती नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्रिज इटसेल्फ टेकिंग डिसीजन विच वेजिटेबल शुड बी परचेज्ड फ्रॉम बिग बास्केट, और वो खुद ही ये बता दे रहा है, क्योंकि साहब और मैडम के पास टाइम नहीं है ये डिसाइड सब्जी खरीद के मंगाने के लिए। पहले तो बाजार में जाने के, पहले बाजार में अब होता था कि भाई बैठ के बिग बास्केट से मैं जैसे मेरा एक हॉबी टाइप का है, कोई काम नहीं रहता है तो हम इस तरह के ऐप पे जा करके कुछ विंडो शॉपिंग, हमें जब ऐप पे गए तो हमें नहीं पता है कि मैं क्यों वहाँ गया हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या क्या कुछ काम का है क्या, तो उसको जाके खरीदा। तो सोचो, तो पहले होता था कि सब बाजार में जाने, सब्जी बाजार में से जाके सब्जी देख के पलट के ले आऊँ। उसके बाद आया ऐप बिग बास्केट पे चला गया और वहाँ पे जा करके जो सब्जियों का सारा दिया हुआ है उसमें से सेलेक्ट कर लिया, ऑर्डर कर दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, वो सब्जी बना के सब्जी दे जाएगा। अब क्या हो रहा है कि अब बिग बास्केट पर भी जाने के लिए टाइम अगर नहीं है आपके पास, तो आपका फ्रिज खुद ही डिसाइड करके खुद ही फ्रिज ही खरीद के सब्जी मंगा देगा। सोच के देखो, तो इंटरनेट ऑफ थिंग ये है। इसका एग्जांपल आप इंटरव्यू में चाहे तो दे सकते हैं। व्हेन फ्रिज स्टार्टेड टेकिंग डिसीजन इटसेल्फ, दिस प्रोसेस इज नोन एज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग। और नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी इसमें सपोर्ट करने के लिए, जो 5G है उसमें सपोर्ट करने के लिए आ रहा है। व्हेन मशीन M2M, मशीन स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन, या मशीन और मशीन एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। और ये चीज़ जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति जो 3.0 के बाद 4.0, 2015 के बाद इंडस्ट्री 4.0 आ रहा है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आ रहा है। व्हेन मशीन स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन, या मशीन टू मशीन कम्युनिकेट करेंगे, लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक टॉल प्लाजा है उस पर कोई होगा ही नहीं, वही सारा बैरियर सब ऑटोमेटिक है। आप उधर से गाड़ी से आ रहे हैं, आपकी गाड़ी में रिचार्ज किया हुआ है, वो जो टॉल पे जो सिस्टम सेंसर लगा हुआ है वो उसको रीड कर लेगा, गेट खुल जाएगा, आप चले जाइए। आप नहीं, ठीक है, आपने रिचार्ज नहीं किया हुआ है, अब आप रिचार्ज करिए तभी आप आगे जा पाएंगे। वो उसको सेंसर को पता है, वो खोलेगा ही नहीं वो उसको, चाहे जितना लड़ाई। वहाँ आदमी बैठा हुआ था तो उससे लड़ाई करते थे आप, चाहे नेताजी होंगे, जो एक्सेप्शन उसमें दिया हुआ है, वो जो चिप लगा हुआ है उस गाड़ी में वो एक्सेप्शन में वो गाड़ी आ रही है तो उसको जाने देगा। अगर वो गाड़ी नेताजी के रिश्तेदार हैं, उनके गाड़ी में जो चिप है उस चिप में वो एक्सेप्शन नहीं अपलोडेड है, नेताजी गाड़ी को होल्ड करके रख देगा। पहले रिचार्ज करिए अपना, उसके बाद जाइए। और जितने टॉल पास करते जाएंगे, आपका जो रिचार्ज है, एक बार यहाँ से जयपुर जाना है, आप क्या करिए, रिचार्ज करा दीजिए, आप देख लीजिए टॉल का कितना होता है। 1000 रुपये आपने रिचार्ज कर दिया, आप आगे बढ़ते रहिए, कट जाएगा। जब जयपुर में पहुँचेंगे तो बैलेंस आपको बता देगा कितना है। तो इंडस्ट्री 4.0 में इस लेवल पर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आ रहा है कि अभी के टाइम पे, तो यहाँ पे होमवर्क के रूप में आपके लिए क्या रह गया कि भाई टेलीविज़न का कैसे एग्रीकल्चर में यूज है, कैसे एजुकेशन में यूज है, कैसे गवर्नेंस में यूज हो रहा है। आज के डेट में न्यूज़ मीडिया की क्या स्थिति है, जो न्यूज़ चैनल वगैरह की क्या स्थिति है, यहाँ पर इसको रोकने के लिए क्या उपाय, प्रसार भारती, ठीक है, DTH वगैरह के कौन कौन से हैं। एक पार्ट ये हुआ। इंटरनेट पे जा रहे हैं तो इंटरनेट से रिलेटेड हम लोग सब कुछ पूछते हैं, ठीक है। अब मान लो जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में इंडिया की क्या स्थिति है। ये जो चाइना के 59 ऐप हैं किस कानून के तहत बैप किए गए। कई लोगों को तो यहाँ तक देखते हैं कि दिक्कत रहता है कि इंडिया में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए IT एक्ट 2000, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, और अभी उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जिस तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ रहा है, 2020 में नया साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी प्रपोज्ड है। नए चैलेंजेस को फेस करने के लिए उसमें सारी व्यवस्था की जाएंगी। तो ये जो लीगल बेस है, इंटरनेट में ही जाते हैं, हार्डवेयर में भी कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए, सॉफ्टवेयर में भी जरूर जानकारी रखनी चाहिए। एंड्रॉयड से लेकर के गूगल जो सर्च इंजन वगैरह से, कई लोग सर्फिंग उनका हॉबी होता है, इंटरनेट सर्फिंग, उसमें क्या है, यूट्यूब, ये सारे जो फेमस जो सोशल साइट्स हैं, इनके फाउंडर कौन है, कहाँ के हैं, ये टेलीग्राम कहाँ का है, ट्विटर का कौन है, यूट्यूब का कौन है, ठीक है, फेसबुक का कौन है। फेसबुक डिस्प्यूट अभी चल रहा है, जब डिस्प्यूट उस दौरान अगर जो भी इस तरह का कोई डिस्प्यूट रहेगा तो आपका इंटरव्यू का टॉपिक रहेगा, ये आपको एकदम बिल्कुल जुबान पे क्लियर आना चाहिए। तो इस तरीके से जा रहे, तो यहाँ पे ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनका जो इन्वेंशन वगैरह है वो
प्लस इंटरनेट में कई बार हम लोग क्लास में जैसे इंटरनेट का प्रोटोकॉल वर्जन कौन सा चल रहा है, 4 चल रहा है कि 6 चल रहा है, भाई ये सब कौन बनाता है, IEEE, ठीक है, कई IEEE स्टैंडर्ड्स हार्डवेयर के लिए होता है, ठीक है। ब्लूटूथ का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ब्लूटूथ कैसे यूज होता है, ब्लूटूथ के काम करने का तरीका थोड़ा बताइए। तो ये इसमें आ जाता है। फिर ये सारे ऐप वगैरह के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐप हैं जो गवर्नेंस के तहत यूज हो रहे हैं, सोशल कॉमर्स में क्या क्या हो रहा है, फिर सोशल मीडिया के रूप में कौन कौन से आप कौन कौन सा यूज करते हैं, पॉलिटिक्स में कैसे यूज हो सकता है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीविज़न के बारे में, इंटरनेट और डिफरेंट उसके एप्लीकेशन के बारे में, मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, मानव के अनुभवों का उपयोग करके मशीन द्वारा मानव जैसा निर्णय लेने की प्रक्रिया को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। व्हेन मशीन स्टार्ट्स टेकिंग डिसीजन लाइक मैन, लाइक ह्यूमन, दिस प्रोसेस इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अभी इंडस्ट्री 4.0 में या इंटरनेट ऑफ थिंग में ये बड़े पैमाने पर उपयोग होगा। तो ये पार्ट है। प्लस उसके बाद जो कम्युनिकेशन का जो साधन है, वायरलेस और ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कानून है, जो इसमें कानून के साथ साथ जो कानून की बातें हैं वो भी जानना पड़ेगा। दूसरा जो कुछ पॉलिसी आ रहा है, सरकार की जितनी योजनाएं इसको लेकर के हैं, स्कीम्स वगैरह हैं, वो सब आपको जानने पड़ेंगे। तो इस तरीके से हमें लग रहा है कि ये एक सेपरेट टॉपिक है उसका, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक जब करेंगे तो उसमें यूज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी हम लोग कर लेंगे, और बाकी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन वाले में कुछ बातें हैं तो उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप जो भी तीज मना रहे हैं उनके लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। उनको साहस, शक्ति, जो उन्होंने साहस, आज पूरे 24 घंटा जो निर्जला रहने का जो उन्होंने माता बहनों ने जो निर्णय लिया है, हम बिल्कुल हमारी तरफ से उनके लिए शुभकामना, उनको शक्ति मिले और वो इस त्यौहार को अच्छे से मनाएं, पवित्रता से मनाएं। और बाकी लोग जो भी हैं घर में, जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, सब लोग सहयोग करें। और मुझे लगता है कि ये एक सेपरेट डिस्कशन का विषय है कि जब अब समय आ गया है कि जब महिलाएं पुरुषों के दीर्घायु होने के लिए, तो उस तरह से पुरुष भी महिलाओं के दीर्घायु होने के लिए तीज मनाएं और सेम दिन ही मनाएं, उसी दिन मनाएं। धन्यवाद।